प्यारे बच्चों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री की हमारी ये सेकंड क्लास है और चैप्टर स्टार्ट किया गया द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने ट्रू सॉलिड और एमार्फस सॉलिड के बारे में डिस्कशन किया था। उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बात बोलना चाहते हैं आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को आप शेयर भी करिए 5 लोगों में और वीडियो को अंत तक देखा करें जिससे आपको उसका बेनिफिट मिल सके। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमने बताया था कि सॉलिड स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा मैंने आपको बताया था एमार्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, और एमार्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे और एक नाम जानते हैं जिसको बोलते हैं कूल्ड लिक्विड। तो एमार्फस को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं और एमार्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। तो ग्लास जो होता है, ग्लास के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ग्लास का अगर विंडो जो बना रहता है तो कुछ सालों में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हुए नीचे की मोटाई बढ़ जाती है, ऊपर की मोटाई थोड़ा घट जाती है। तो ऊपर थोड़ा थिन हो जाएगा और नीचे साइड थोड़ा थिक हो जाएगा। तो ग्लास जो होता है उसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत देखने को मिलती है। वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, इतना रूम टेम्परेचर पे वो जो है सॉलिड स्टेट में रहता है और एबाउट टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, लिक्विड जैसा बिहेव करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक, अब हम लोग एमार्फस और क्रिस्टलाइन में एक और बात थी, एंसियोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एंसियोट्रॉपिक और आपका जो एमार्फस होता है उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और ये क्या होता है? एंसियोट्रॉपिक इन नेचर। तो नेचर से एंसियोट्रॉपिक होता है और वो आइसोट्रॉपिक होता है। ये एंसियोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है? 2 प्रॉपर्टीज की हम लोग यहां पे बात करेंगे, मेनली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और एक क्या प्रॉपर्टी होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 2 प्रॉपर्टीज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो हम लोग ये पाते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक लॉन्ग रेंज तक वेल ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दिखाता है। एमार्फस सॉलिड में जो होता है एक शॉर्ट रेंज तक उसका अरेंजमेंट हमको दिखाई देता है। इसकी वजह से होता क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें डिफरेंट डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट आती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आती है। लेकिन वहीं पर एमार्फस में इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? आइसोट्रोपिक नेचर, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगा, सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट वैल्यू शो करता है। तो क्रिस्टलाइन ऐसा नेचर शो करता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसका नेचर कैसा है? एंसियोट्रॉपिक है। और जो एमार्फस सॉलिड होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और क्या चीज, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन से सिमिलर वैल्यू देता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो एमार्फस होता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो कैसा होता है? वो एंसियोट्रॉपिक नेचर का होता है। तो एंसियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसे मैटर या ऐसे सॉलिड्स जो क्या करते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से पास होने पर। कैसे? आइए हम लोग इसको देख लेते हैं।
द सॉलिड्स विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ सॉलिड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंसियोट्रॉपिक property. The solids which have different physical property, refractive index, electric resistance in different direction of solids, this property is called anisotropy property. इसका एग्जांपल कौन है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहां पे हम लोग एंसियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को समझना चाहेंगे। एंसियोट्रॉपिक नेचर किस प्रकार से बिहेव करता है, तो देखेंगे यहां पे एंसियोट्रॉपिक नेचर को। एंसियोट्रॉपिक नेचर को समझने के लिए हम लोग यहां पे दो डायरेक्शन से लाइन ड्रा करेंगे। एक है आपका ए बी और एक है आपका सी डी। इसको मानते हैं सी डी। अगर हम सी डी और ए बी को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ जो है बीच में पार्टिकल्स उसके दोनों साइड में मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 ऐसे पार्टिकल जो इसके दोनों साइड में पड़ते हैं। यहाँ पे देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, केवल 8। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट हमको किसमें देखने को मिलता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जिसकी वजह से अगर डायगोनली अगर हम सी डी की ओर बढ़ें तो इसके दोनों ही ओर पड़ने वाले नंबर ऑफ एटम्स की संख्या अधिक है, और ए बी के डायरेक्शन में अगर जाएं तो ए बी के दोनों ही साइड में आने वाले नंबर ऑफ एटम की क्वांटिटी क्या है? कम है। तो यहाँ पे ये दोनों ही प्रॉपर्टी, नंबर 1 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, नंबर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। कुछ और ही प्रॉपर्टीज हैं लेकिन यहाँ पे मेनली दो समझने के लिए काफ़ी है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट वैल्यू शो करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट वैल्यू शो करेगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो कैसा होता है? वो एंसियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है या एंसियोट्रॉपिक नेचर का होता है। और वहीं अगर हम ग्लास की बात करें तो डिफरेंट डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आएगी, डिफरेंट डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आएगी। किसमें? एमारफस में, ग्लास में। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको डिफिनेशन लिखनी होगी आइसोट्रॉपिक की तो आप लिख सकते हैं द सॉलिड्स विच हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स या आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, दे पजेस आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। अब हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले इन सबको टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? टाइप ऑफ सॉलिड लिखेंगे। दूसरे वाले में लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कौन से होंगे? बॉन्डिंग, किस प्रकार की बॉन्डिंग उनके आपस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल, उनकी एग्जाम्पल क्या क्या है? फिजिकल नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो इंसुलेटर है कि कंडक्टर है? मेल्टिंग पॉइंट हाई है कि लो है कि वेरी हाई या वेरी लो है? तो यहाँ पे हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, जिसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम इसके अंदर देखें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड रखने वाले, पोलर और नॉन पोलर। तो स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर से। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो नॉन पोलर होते हैं उनमें आपस में कॉन्स्टिट्यूएंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच लंडन फोर्स कार्य करता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? आर्गन। आर्गन के ढेर सारे आर्गन मॉलिक्यूल क्या होंगे? आपस में एक साथ एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आर्गन, हाइड्रोजन, CCl4I2। तो इसमें क्या होगा? CCl4 का मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेगा, आयोडीन का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ढेर सारे आयोडीन के मॉलिक्यूल मिलकर के क्या करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड को फॉर्म करेंगे। और इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। नॉन पोलर कैसा होता है? इंसुलेटर होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसा होता है? वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है। आगे बात करते हैं पोलर की। पोलर की बात करेंगे तो इसके भी कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होंगे। इनके अंदर डायपोल इंटरेक्शन काम करता है। पोलराइज हो सकते हैं क्योंकि इनके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा सा अधिक होगा। तो डायपोल इंटरेक्शन इसमें देखने को मिलता है। जैसे HCl के बीच हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपको डायपोल इंटरेक्शन पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखने को मिलेगा। SO2 भी है, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका जो फिजिकल नेचर होता है ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है।
इनके अंदर भी कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। जैसे एग्जांपल है वाटर, आइस के फॉर्म में जब वाटर होता है तो वो आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। इंसुलेटर, ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद नंबर 2 आयनिक सॉलिड। इसमें आयंस होते हैं तो इसके कांस्टेंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आयंस। जैसे कि नाम से ही पता चलता है आयनिक सॉलिड में आयंस होंगे। अब आप जानते हैं आयंस में NaCl जैसे तो Na+Cl- तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो है पोलर के बजाय क्या हो जाते हैं, आयनिक हो जाते हैं। अब इसमें आप लोग जानते हो कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि साल्ट आपने देखा है, नमक का ढोका देखा है, टुकड़ा देखा है, तो नमक बहुत हार्ड होता है, लेकिन ब्रिटल भी होता है, उसको पटकने पर वो जो है बिखर भी जाता है। तो ये जब सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर। अगर इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो जो ये एक्वा सोल्यूशन NaCl का बनेगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। अगर इसको मॉल्टन स्टेट में ले जाए तो Na+ और Cl- उसमें जो है मॉल्टन पिघले हुई अवस्था में आपको मिलेगा, तब वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ये आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसके आगे आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। अगर हम बात करें मेटल्स जैसे हो गए आयरन, कॉपर, सिल्वर, अगर हम इन सब की बात करें तो इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, मेटेलिक बॉन्ड। और इनके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पॉजिटिव आयंस ही होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर क्या रहते हैं, घेरे हुए रहते हैं। तो वो जो है एक प्रकार से पॉजिटिव जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सी में होते हैं, मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच जो है पॉजिटिव आयंस आपको देखने को मिलता है। आयरन है, ढेर सारे आयरन रहेंगे, एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इनका एफरेंस कैसा होता है, फिजिकल नेचर कैसा होता है, हार्ड होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मतलब इनको जो है हैमर से पीट पीट के थिन सीट या पतली चादर बनाई जा सकती है, और डक्टाइल मतलब इनको खींच करके इसमें से वायर बनाया जा सकता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो ये लोग क्या होते हैं, इसमें लिखा नहीं है, ये भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर। और इनका जो क्या बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये हुआ कंडक्टर, इसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ हाई। अब आगे बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स की। ये कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो कोवैलेंट सॉलिड्स कहलाते हैं। इनके अंदर भी कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जैसे SiO2, कार्बन, कार्बन है लेकिन ये डायमंड वाला फॉर्म, कार्बन है लेकिन ये ग्रेफाइट वाला फॉर्म। तो वो कार्बन जो ग्रेफाइट है, वो कार्बन जो डायमंड है। तो फिजिकल नेचर अगर आप देखोगे तो डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास का ये आज जो है सेकंड लेक्चर था। तो सेकंड लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, इसको पढ़ के आपने क्या सीखा, इस चीज़ को जरूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने 5 दोस्तों, भाइयों, मित्रों, सहेलियों से इसको जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए और उनको जो है वीडियो देखने के लिए मोटिवेट करें। इस क्लास को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेक्चर 3rd हम लोग लेके आएंगे बहुत जल्द। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।